साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अपने संकल्प बाइज 2.0 प्रोग्राम के तहत। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के जो राष्ट्रीय आंदोलनों का घटनाक्रम है, उसमें नेहरू रिपोर्ट तक हम पढ़ चुके हैं, यानी 1928 तक की घटनाओं को देख चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आज की क्लास में कवर करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। उसके बाद आप जानते हैं गोलमेज सम्मेलन होते हैं, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, और फिर आगे इसी को बढ़ाते हुए सांप्रदायिक पाषाण आयोग। ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पीटी एग्जाम में लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, यानी ओवरऑल अगर 35 क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन से आता है तो उसमें 80% जो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज होता है। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस। तो हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संकल्प बैच 2.0 के बारे में आपको बता देते हैं। संकल्प बैच 2.0 में हम प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। प्रीलिम्स का अलग प्रोग्राम है और मेंस का अलग है, तो आप इन दोनों ही प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, ताकि एक इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन हो सके। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वाईटी पर क्लासेस दी जाती हैं। एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वालिटी कंटेंट हमारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जिसमें सेक्शनल फुल लेंथ दोनों तरीके की टेस्ट है, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। मेंस टेस्ट सीरीज है जिसमें सेक्शनल आपका वीकली टेस्ट होता है, फिर जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम फुल लेंथ टेस्ट इसमें कराएंगे। जो भी टेस्ट होते हैं उनकी आपकी कॉपी चेक होती है और उनके मॉडल आंसर वगैरह सब आपको अवेलेबल कराया जाता है। मेंटरशिप प्रोग्राम है। पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन के संबंध में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी आपको इस प्रोग्राम में दी जाती है, जिसकी एक नॉमिनल फीस है। फी स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप मुझे 6306473800 पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल प्रोसेस है इस बैच से जुड़ने का, जो यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसे रीड डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को पढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि क्लासेज आप तक लगातार पहुंचती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है, और उसके अलावा जो भी टारगेट बेस हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 100 डेज का शेड्यूल बनाकर, उस टारगेट बेस्ड डे में आपको 30 क्वेश्चन का लाइव क्विज, वो भी निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इससे आपकी जो है लगातार अभ्यास चलती रहेगी, ताकि आप प्रीलिम्स एग्जाम में सफल हो सके। चलिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखते हैं। दिसंबर 1929 में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया जाता है और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पहली बार कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 31 दिसंबर 1929 इस लाहौर अधिवेशन के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू, जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, इनके द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया जाता है। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 को एक बैठक होती है। इस बैठक में 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस यानी पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का भी निर्णय लिया जाता है, और यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और भारत में गणतंत्र दिवस मनाए जाने का प्रावधान रखा गया। आप जानते हैं भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और उसे 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, राइट। इसीलिए आप जानते हैं संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो बेसिकली 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया था? संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू करने का जो कारण था बेसिकली यही था कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में
जो घोषित संकल्प थे उन्हें देख लेते हैं। लाहौर अधिवेशन के दौरान नेहरू कमेटी की डोमिनियन स्टेट के दर्जे की मांग को समाप्त कर पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हमने कल की क्लास में आपको बताया था। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में गठित एक समिति के द्वारा तैयार की जाती है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है, और इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट के दर्जे की जगह अब पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। गोलमेज सम्मेलनों से कोई लाभ नहीं होगा, यह कहकर इसका विरोध प्रकट किया जाता है, और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करेगी गांधी जी के नेतृत्व में। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो आप क्या बताएंगे? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन स्टेट के दर्जे की मांग की जगह, यानी डोमिनियन स्टेट की दर्जे की मांग को समाप्त कर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राइट। गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इसका विरोध प्रकट किया जाता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, 1930 की है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एड ऑन किया है। विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति बनाई जाती है 1929 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा, और इसे गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति कब बनती है? 1929 में। किसके द्वारा? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा, और गांधी जी इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। अब हम नेक्स्ट घटना देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित होता है? तो लाहौर अधिवेशन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए जाने के कई सारे कारण होते हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट कारण होता है, गांधी जी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं। ब्रिटिश सरकार के संबंध में आप जानते हैं, भारत में इस टाइम जो वायसराय होता है वो इरविन रहते हैं। तो इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं, और उन्हें 31 जनवरी तक का समय देते हैं इन मांगों को स्वीकार करने का। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या यूं कहें वायसराय इरविन के द्वारा, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा, और इस पत्र में एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप जानते हैं बीपीएससी ऐसे स्टेटमेंट को देती है और आपसे कहती है कि इसका स्टेटमेंट है, और ये किस दौरान दिया गया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी समाप्त होती है, गांधी जी का स्टेटमेंट है। वायसराय इरविन को एक पत्र के माध्यम से इसे लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं? क्योंकि 11 सूत्री जो उनकी मांगे होती हैं वो सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। 11 सूत्री मांगों को देख लेते हैं। जब भी प्रश्न स्टेटमेंट वाइज या कंसेप्चुअल पेपर बनता है, तो इस तरीके के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन 11 सूत्री मांगों में शामिल नहीं है। तो जब आपको ये सब याद होगा तभी उस तरीके के प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में पहली मांग थी सिविल सेवाओं और सेनाओं के वेतन में 50% की कमी की जाए। दूसरी मांग थी नशीली वस्तुओं जैसे शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरी मांग थी सीआईडी विभागों को सार्वजनिक किया जाए या उन्हें खत्म किया जाए। चौथी मांग थी लगान में 50% की कमी की जाए। पांचवी मांग है सभी सार्वजनिक बंदियों को रिहा किया जाए। छठी मांग थी इनकी सशस्त्र कानून में परिवर्तन हो और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। सातवीं मांग थी डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। आठवीं मांग थी रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए ताकि विदेशी उद्योगों को बल मिले, माफ कीजिए, स्वदेशी उद्योगों को बल मिले, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिले। राइट। तो रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, विदेशी कपड़ों का आयात ताकि नियंत्रित किया जा सके। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। और 10वीं मांग थी रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाना चाहिए। और अंतिम और 11वीं मांग थी नमक कर, यानी नमक कर से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो। तो 11 सूत्री मांगे हैं, इंपॉर्टेंट है।
सिविल सेनाओं के वेतन में 50% की कमी, लगान में 50% की कमी, नशीली वस्तुओं जैसे शराब, अफीम आदि पर पूर्ण प्रतिबंध हो, सीआईडी विभागों को सार्वजनिक किया जाए या उन्हें खत्म किया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, सशस्त्र कानून में परिवर्तन हो जिसके तहत भारतीयों को भी आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए ताकि विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित हो सके और स्वदेशी कपड़ा उद्योग में वृद्धि हो, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर की जाए और नमक कर को समाप्त किया जाए और नमक कर से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो। 11 सूत्री मांगे जब सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू की जाती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो गुजरात के अहमदाबाद में है, यहाँ से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च करते हैं, 241 मील की दूरी तय करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं। फिर उसके अगले ही दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को सांकेतिक रूप से भंग करते हैं। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। तो ये दांडी मार्च काफी इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो संबंधित है। 11 सूत्री मांगों के न माने जाने के कारण अब गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च करते हैं। इसके तहत 241 मील की दूरी तय करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर, अब समझ लीजिए इस स्टेटमेंट को भी पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को सांकेतिक रूप से भंग किया था और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी की इस दांडी मार्च के संबंध में सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान यानी दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। यानी नेपोलियन बोनापार्टा के द्वारा एल्बा से पेरिस तक की यात्रा की गई थी और इसी अभियान या इसी यात्रा की तुलना की जाती है गांधी जी के इस दांडी मार्च से, दांडी यात्रा से। और ये कौन करता है? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान यानी दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की। दांडी यात्रा में हमने बताया कि 78 अनुयायी 241 मील की दूरी तय करते हैं। हालांकि याद रखना, इन 78 अनुयायियों में से कोई महिला शामिल नहीं थी। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। दांडी यात्रा में 78 अनुयायियों में से कोई महिला शामिल नहीं थी। बाद में गांधी जी के आह्वान पर कई महिलाएं शामिल हुई थी, जिनमें महत्वपूर्ण कुछ नाम है जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि महिलाएं शामिल हुई थी। तो ऐसे फैक्ट आपको अमूमन जल्दी किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 78 अनुयायियों में से कोई महिला शामिल नहीं थी। बाद में गांधी जी के आह्वान किए जाने पर ये प्रमुख महिलाएं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, जिसमें सरोजिनी नायडू का नाम महत्वपूर्ण है, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि महिलाएं इसमें महत्वपूर्ण तरीके से शामिल थी। दांडी यात्रा में सर्वाधिक संख्या में कहाँ के व्यक्ति शामिल थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे ज्यादा इस यात्रा के दौरान जहाँ के व्यक्ति शामिल थे वो है गुजरात। गुजरात के 32 व्यक्ति इस दांडी यात्रा में, जो 78 अनुयायी थे उनमें शामिल थे, 32 व्यक्ति गुजरात के। महाराष्ट्र के 13 व्यक्ति थे, दूसरा स्थान आ जाता है। यूपी के 8 व्यक्ति थे। अब बिहार स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिएगा, इस दांडी यात्रा में जो 78 अनुयायी हैं उनमें से केवल एक अनुयायी बिहार का था और उसका नाम था गिरिवरधारी, राइट। तो गिरिवरधारी दांडी यात्रा में शामिल 78 अनुयायियों में से एकमात्र व्यक्ति थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी एक थे जिनका नाम था दुर्गेश चंद्र बोस, तमिलनाडु के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है तपन नायर, आंध्र प्रदेश से भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सुब्रमण्यम, कर्नाटक से एक व्यक्ति थे जिनका नाम है महादेव मार्तंड, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दांडी में यात्रा से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इस दांडी यात्रा में शामिल व्यक्ति कौन कहाँ के थे? गुजरात के, नेक्स्ट महाराष्ट्र, फिर यूपी के। बिहार के एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है? गिरवरधारी, राइट। ये याद रखना आप। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाना
और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत दिलाना आदि ये प्रमुख उद्देश्य थे। तो नमक कानून तोड़कर सरकारी नियंत्रण, जो सरकारी एकाधिकार नमक बनाने पर था, उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। और कई सारे उद्देश्य थे, जिसमें एक उद्देश्य ये भी था कि आम लोग या जो सामान्य लोग हैं उनको आर्थिक राहत देना, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में ये नमक कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया थी। ऐसे में एक जो सबसे आवश्यक, जो सभी गरीब से गरीब लोगों के लिए जरूरी था, वो नमक, ये भी काफी महंगा पड़ता था। ऐसे में गांधी जी के द्वारा भी इस नमक को इस आंदोलन का मुद्दा बनाया जाता है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति ये समझ सके और उसकी भावनाओं पर डायरेक्ट चोट पहुंच सके कि अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर कितना जुल्म कर रही है। ऐसे में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए जा रहे नमक कर या नमक बनाने पर जो सरकारी नियंत्रण था, उस संबंध में इसको एक केंद्रीय मुद्दा बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को खड़ा किया जाता है, जिसमें व्यापक स्तर पर जन भागीदारी दिखाई देती है। इसलिए हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। एक अंग्रेजी समाचार पत्र संवाददाता ब्रेल्स फोर्ड ने दांडी अभियान की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके प्रत्युत्तर में स्टेटसमैन समाचार पत्र ने भी लिखा था कि गांधी महोदय समुद्र के एक जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट मिल नहीं जाता। तो दोनों के स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ब्रेल्सफोर्ड ने दांडी अभियान की खिल्ली उड़ाते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। वहीं इसके प्रत्युत्तर में स्टेटसमैन समाचार पत्र ने क्या लिखा था, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं तब तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिल जाता। 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा निर्धारित की गई और इसके कई प्रमुख प्रावधान थे, जैसे नमक कानून या ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना, अदालतों, सरकारी विद्यालयों व सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, भू राजस्व लगान, अन्य करों जैसे चौकीदारी कर की अदायगी पर रोक लगाना। और इस दौरान बिहार के सारण जिले में चौकीदारी कर के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। यानी बिहार में आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम की जो प्रमुख घोषणाएं 9 अप्रैल 1930 को निर्धारित की जाती है, उसमें शामिल जो प्रमुख प्रावधान होते हैं, उसमें एक प्रावधान होता है चौकीदारी कर की अदायगी न करना, यानी चौकीदारी कर का विरोध करना। और इस चौकीदारी कर का विरोध व्यापक स्तर पर बिहार में दिखाई देता है। इसके अलावा शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना करना, क्योंकि गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किया जाता था वो शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन होता था। तो शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना, मजदूर वर्ग और औद्योगिक वर्गों को कांग्रेस से जोड़ना आदि कई प्रमुख प्रावधान 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा में शामिल होते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया गया और अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व किया गया, जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। जिसे तंजौर तट पर राजगोपालाचारी के द्वारा इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया और उन्होंने त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम की नमक यात्रा की थी। अब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये सारे फैक्ट आपको मिलेंगे जो लगातार पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्लास को देखना है, संकल्प बैच में जुड़कर आपको इन सभी क्लासेस का नोट्स ले लेना है और इनको बार बार रिवीजन करना है और फिर घटना चक्र पूर्वालोकन से आपको अभ्यास कर लेना है। और संकल्प बैच में आप जुड़े रहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाती है, उन टेस्ट को सॉल्व कर लेना है। और लाइव क्विज के माध्यम से टॉपिक वाइज आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो भी अभ्यास हो जाएगा। ऐसे में आपकी हर सब्जेक्ट पर एक अच्छी पकड़ बनती जाएगी और प्रीलिम्स एग्जाम आपका नहीं रुकेगा अगर आप इस तरीके से हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तंजौर तट पर राजगोपालाचारी के द्वारा त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम की नमक यात्रा की जाती है। तंजौर तट है कहाँ, तो ये तमिलनाडु में, आप जानते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु में किसके द्वारा किया गया, तो राजगोपालाचारी के द्वारा। तमिलनाडु के तंजौर तट पर राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम तक की नमक यात्रा की थी। इसी तरह मालाबार तट पर की कलप्पड़ ने कालीकट से पिन्नार तक नमक यात्रा की थी। और उड़ीसा में गोपाल चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में आंदोलन चलाया गया था। तो उड़ीसा में गोपाल चंद्र बंधु के द्वारा,
मालाबार तट में के कलप्पड़ के द्वारा कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और तंजौर तट पर राजगोपालाचारी के द्वारा त्रिचनापल्ली से वेदरण्यम की नमक तक की यात्रा कर इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। धर्सना नामक गोदाम पर जो कांग्रेसकर्ताओं के द्वारा नमक सत्याग्रह किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्सना नमक गोदाम जो मुंबई में है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनको कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, तो सोलापुर से, जो मुंबई में है, यहाँ से इनको गिरफ्तार कर यारवाड़ा जेल भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये पूछा जा चुका है। तो कहाँ रखा जाता है इन्हें, यारवाड़ा जेल में। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने लीड किया गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, तो अब्बास तैयब जी के द्वारा। उनकी भी गिरफ्तारी जब हो गई तो उसके बाद सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इस घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस धरसना नमक गोदाम पर जो सत्याग्रह किया जाता है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका विवरण आपको अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ से जानकारी मिलती है कि धरसना नमक गोदाम जो मुंबई में है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे बोलने से पहले ही महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को सोलापुर से गिरफ्तार कर यारवाड़ा जेल भेज दिया जाता है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब जी इसका आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, किंतु उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाती है। ऐसे में इनकी भी गिरफ्तारी होने के बाद, यानी अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार जब कर लिया जाता है, तो सरोजनी नायडू 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व करती हैं। तो धरसना नमक गोदाम पर किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, तो सरोजनी नायडू के द्वारा। और इसका विवरण आपको अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने जो दिया वहां से प्राप्त होता है। वेब मिलर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है आई फाउंड नो पीस, राइट। आई फाउंड नो पीस, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक में इस पूरे विवरण को लिखा गया है। ये पूरा विवरण आपको मिलता है। धर्सना नामक गोदाम में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है, नमक सत्याग्रह किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ बातें और याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धर्सना नामक गोदाम पर धावा बोला जाता है, सत्याग्रह किया जाता है, तो इस दौरान इमाम साहब गांधी जी के पुत्र मणिक लाल भी सरोजनी नायडू के साथ होते हैं। यानी इमाम साहब होते हैं और गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी सरोजनी नायडू के साथ होते हैं। एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको यहाँ शामिल कर दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खां को, इनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। यह सरकार के द्वारा भेजी गई गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया जाता है, जिसे हम लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ सरकार के द्वारा भेजी गई जो गढ़वाल रेजिमेंट थी, इस रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में नियत्ती भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। यानी इस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस तरीके का संगठन स्थापित कर अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो सरकार के द्वारा इसको दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा जाता है, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों का नेतृत्व कर रहे चंद्र सिंह गढ़वाली ने नियत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था। एक इंपॉर्टेंट ये घटना बन जाती है। इसी दौरान देखते हैं जियात रंग आंदोलन 1930 को होता है भारत के पूर्वी हिस्से में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में यह आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व वहां की नागा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, यदुनाग के नेतृत्व में।
यदुनाग को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद उनकी 13 वर्षीय पुत्री, 13 वर्षीय उनकी बेटी गैडुनल्ले के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने गैडुनल्ले को रानी की उपाधि दी थी। गैडुनल्ले को जब इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद इनको छोड़ा जाता है कब? 1947 को, जब भारत आजाद होता है। तो जिया तरंग आंदोलन याद रखिएगा 1930 का। मणिपुर में यह आंदोलन होता है, यहाँ की नागा जनजातियों के द्वारा यदुनाग के नेतृत्व में। यदुनाग को जब फांसी दे दी जाती है, उसके बाद इनकी पुत्री 13 वर्ष की होती हैं मात्र, जिनका नाम है गैडुनल्ले, इनके द्वारा इस जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। हालांकि सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती है, जिन्हें स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के द्वारा 1947 में रिहा किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने गैडुनल्ले को ही रानी की उपाधि दी थी, ये आपसे पूछा जाता है, याद रखना। गांधी जी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नामक पुस्तक यारवाड़ा जेल में लिखी थी, जो महाराष्ट्र पुणे में है। तो हमने आपको बताया गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है सोलापुर से 5 मई 1930 को, और फिर इन्हें यारवाड़ा जेल भेज दिया जाता है। इस यारवाड़ा जेल में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया जाता है। शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी का स्टेटमेंट है। कब दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी जी को क्या नाम कहकर बुलाया? तो मलंग बाबा। गांधी जी की 11 सूत्री यंग इंडिया लेख में प्रकाशित की गई थी। सरकार को इन्हें मानने या न मानने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया था। जब सरकार ने इन मांगों को नहीं माना, तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हमने ऊपर पढ़ी ही। इन 11 सूत्री मांगों को गांधी जी की यंग इंडिया जो लेख है, उसमें प्रकाशित किया गया था, और सरकार को इन्हें मानने या न मानने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया था। अब हम आगे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होता है, राइट। गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया जाता है लाहौर अधिवेशन में, हमने ऊपर पढ़ा भी, और इसलिए आप देखते हैं कि इस पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें शामिल नहीं होता है, यानी कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन को किए जाने का उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच जो चल रही समस्या थी उसको हल करना, और मुख्य या विशेष तौर पर जो समस्या थी वो थी इस दौरान जो भारतीय नेताओं के द्वारा स्वशासन की मांग की जा रही थी। तो स्वशासन के लिए भारतीयों की मांग पर चर्चा करना मुख्य उद्देश्य था इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। और इस सम्मेलन के तहत ब्रिटिश सरकार भारत में शासन को सुदृढ़ करना चाहती थी, साथ ही ब्रिटिश भारत के संवैधानिक भविष्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा करना एक इसका विषय था, उद्देश्य था। पहला गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, और इसके उपाध्यक्ष होते हैं सम्राट जॉर्ज पंचम। कुल इसमें 89 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 13 ब्रिटिश और 76 भारतीय थे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी दल, दलित वर्ग जिसका नेतृत्व भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, भारतीय रजवाड़ों आदि ने इसमें भाग लिया था। इसमें भाग लेने वाले अगर प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा की जाए जो भारतीय थे, उसमें तेज बहादुर सप्रू थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, भीमराव अंबेडकर भी थे, एमसी मुंजे और एमआर जयकर, ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर केटी पाल कर रहे थे, ये आपको याद रखना है, राइट। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल कर रहे थे। उदारवादी दल का प्रतिनिधित्व तेज बहादुर सप्रू कर रहे थे। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, और हिंदू महासभा से संबंधित थे एमसी मुंजे और एमआर जयकर। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रमुख व्यक्ति थे जो अपने अपने दल का प्रतिनिधित्व करने हेतु इस गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस जो लंदन में है। अध्यक्षता की जाती है रैमजे मैकडोनाल्ड जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और इसकी उपाध्यक्ष होते हैं तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। कांग्रेस और अधिकांश व्यावसायिक संगठनों के द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। ये बिना किसी उपलब्धि के प्रथम गोलमेज सम्मेलन
समाप्त हो जाता है, क्योंकि भारत का जो प्रमुख संगठन था कांग्रेस, वो इसका बहिष्कार करती है। वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया था 26 जनवरी 1931 को। गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 को, दिन 26 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन के द्वारा गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है और फिर गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 5 मार्च 1931 को होता है। समझौते की मध्यस्थता करते हैं तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। इस समझौते के दौरान सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। गांधी इरविन समझौता, या जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं, इसकी मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के द्वारा की जाती है। इस समझौते के दौरान किसने गांधी इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता, क्यों ब्रिटिश सरकार गांधी जी के साथ समझौता करती है, जिसे गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट कहते हैं? इसके पीछे की मंशा होती है, एक तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होने वाला होता है उसमें कांग्रेस शामिल हो, क्योंकि बिना कांग्रेस का शामिल होना इन गोलमेज सम्मेलनों का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस भारत का सबसे बड़ा इस समय राजनीतिक संगठन था। ऐसे में कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, इसलिए गांधी इरविन समझौता होता है। और दूसरा इसका उद्देश्य होता है, इस दौरान चल रहा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे रोका जाए, उसे समाप्त किया जाए। समझौते के तहत इरविन की कुछ सहमति होती है और उस सहमति के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है और गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाता है। अब समझौते के तहत इरविन के द्वारा जो सहमति प्रकट की जाती है, जिसमें भारतीयों को कुछ रियायत दी जाती है, जैसे पहली सहमति थी, हिंसक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाता है। बेसिकली जो 11 सूत्रीय मांगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले इरविन के समक्ष गांधी जी रखते हैं, जिसे इरविन के द्वारा उस समय नकार दिया जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। और उन 11 सूत्रीय मांगों को देखेंगे तो एक मांग ये भी थी कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। लेकिन गांधी इरविन सहमति में देखा जाता है कि राजनीतिक बंदियों को रिहा तो किया जाता है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी जाती है, हिंसक अपराधियों के अतिरिक्त, राइट। और इसी का हवाला देते हुए हम जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है इसी काल के दौरान, और उनको रिहा नहीं किया जाता है और तब उनको फांसी दी जाती है। वो सारी घटनाएं हमने पहले सब देख ली हैं। तो हिंसक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाता है। अपहरण की गई जो संपत्ति होती है और विभिन्न प्रकार के जो जुर्माने होते हैं उनकी वसूली को भी स्थगित कर दिया जाएगा, ऐसी सहमति जताई जाती है। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के अंदर नमक तैयार करने, और ये जो नमक तैयार किया जाएगा बेसिकली उपभोग हेतु होगा, ना कि व्यवसाय करने के लिए इसकी अनुमति दी जाएगी, क्योंकि नमक सत्याग्रह होता है, नमक पर टैक्स, जो नमक पर सरकारी नियंत्रण रहता है उसके खिलाफ पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा होता है। तो इरविन के द्वारा सहमति जताई जाती है कि समुद्र तट का एक निश्चित सीमा निर्धारित करके उस सीमा के अंदर अंतर अंदर भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वह अनुमति केवल नमक उपभोग हेतु होगी, यानी अपने लिए नमक बनाकर उपभोग करने के संबंध में होगी, ना कि नमक का व्यापार करने, ना कि नमक के व्यवसाय करने हेतु नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सहमति है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के अंतर्गत नमक तैयार करने की अनुमति दी जाती है, उपभोग हेतु होती है, ना कि ये व्यवसाय करने के लिए। मदिरा, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की आज्ञा दी जाती है। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा, ऐसी सहमति जताई जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, समझौते के तहत इरविन की जो सहमति होती है, जब भी स्टेटमेंट वाइज कंसेप्चुअल पेपर बनता है तो यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। गांधी जी की दो मांगे थी जिसे अस्वीकार किया गया था इरविन के द्वारा। पहला, पुलिस जातियों की जांच कराई जाएगी, इसे अस्वीकार किया गया था। और दूसरा, भगत सिंह और उनके साथियों की सजा माफ कर दी जाए, ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। दिन हम जानते हैं भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाती है, और इसी के चलते गांधी जी को व्यापक स्तर पर क्रांतिकारियों के दलों के द्वारा, या भारत के प्रमुख जो क्रांतिकारी व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा गांधी जी को काला झंडा दिखाकर विरोध किया जाता है, राइट।
तो गांधी जी की दो मांगों को अस्वीकार किया जाता है। एक तो पुलिस जातियों की जांच कराएगी और दूसरा भगत सिंह उनके साथियों की सजा माफ कर दी जाएगी। ये दो मांगे गांधी जी की स्वीकार नहीं की जाती है इस गांधी इरविन समझौते में। बाकी कुछ मांगों पर इरविन की सहमति होती है, जो प्रमुख रूप से हमने यहाँ पर देख ली है। आगे देखेंगे, कांग्रेस की ओर से गांधी जी का आश्वासन होता है कि गांधी जी अब सविनय अवज्ञा स्थगित कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेगी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी इरविन समझौते की आलोचना की थी, क्योंकि उनके अनुसार समझौते में पूर्ण स्वतंत्रता का बिंदु होना चाहिए था, जो कि नहीं था। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपवेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ सांत्वना पुरस्कार थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक तरीके से केवल सांत्वना थी, उसमें कुछ वैसा नहीं था जो महत्वपूर्ण था, और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी इरविन समझौते की आलोचना की जाती है, उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि इस समझौते में पूर्ण स्वतंत्रता का कहीं बिंदु था ही नहीं जो शामिल होना चाहिए था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, जो इस गांधी इरविन समझौते में नहीं थी। इसीलिए इरविन के जीवनीकार एलन कैंपवेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ सांत्वना पुरस्कार के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया गया था। राइट, इस समझौते में गांधी के लाभ क्या थे? एक प्रकार से सांत्वना पुरस्कार थे। आगे देखते हैं, कांग्रेस कराची अधिवेशन होता है 29 से 31 मार्च 1931 के दौरान। इंपॉर्टेंट है इस तरीके की क्रोनोलॉजी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं केवल मंथ सेम है, डेट में केवल डिफरेंट है। जहां 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं, और इसी महीने की लास्ट जो डेट होती है 29 से 31 मार्च कराची अधिवेशन होता है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, इस तरीके की क्रोनोलॉजी जब आपको लगाने के लिए दे दी जाती है, जहां पर मंथ सेम होता है, केवल डेट अलग होती है, तो कंफ्यूजन होना निश्चित होता है। इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इस नोट्स को प्रिपेयर किया है, ताकि आपकी क्रोनोलॉजी से संबंधित जो भी समस्या है वो सॉर्ट आउट हो, और अगर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी को लगाने के लिए आ जाता है तो उसे आप सही कर ले जाए। राइट, और जब एक सिक्वेंस से पढ़ते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में भी अच्छे से बैठती हैं, समझ में आती है। कहानी के तौर पर एक कड़ी दूसरे कड़ी से जोड़ते हुए हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। राइट, कांग्रेस कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को होता है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट को इसमें मंजूरी दे दी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता, या जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं, उसको मंजूरी दे दी गई थी? तो कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं। पहली बार यहाँ पर पूर्ण स्वराज को डिफाइन भी किया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव यहाँ पर पारित कर अपनाया गया था, जिसे नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव को भी यहाँ पर अपनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंध प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया था। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं? यह यंग इंडिया, जो अप्रैल 1931 को प्रकाशित की जाती है, इस पुस्तक का एक अंश है जिसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है। कराची अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस अधिवेशन को गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो आपका जवाब क्या होगा? कराची अधिवेशन को। कराची अधिवेशन को किसने गांधी जी की लोकप्रियता सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब आगे देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक होता है। ये डेट यहाँ याद रखना, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछी जाती है और आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए डेट को याद रखना। अगर डेट नहीं याद हो पा रही है तो किसी जगह आप क्या कीजिए, A4 साइज के पेपर में आप इस क्रोनोलॉजी को केवल आप लिख लीजिए। बाकी डिटेल में तो हम यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है, भूलना नहीं है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एक तरफ घटनाएं लिखी होंगी और दूसरी तरफ उनके डेट लिखे होंगे और फिर उनको आपको मिलाना होगा। राइट,
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक होता है सेंट जेम्स पैलेस जो लंदन में है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों ही सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित होते हैं। भारत सचिव सैमुअल हॉन्क जो एक दक्षिणपंथी प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर भाग लेता है। वायसराय इस दौरान होते हैं वेलिंगटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इस दौरान याद रखिएगा भारत का वायसराय कौन होता है, वेलिंगटन। और भारत सचिव कौन होते हैं, सैमुअल हक, जो दक्षिणपंथी प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ शामिल होते हैं। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी और सविनय अवज्ञा स्थगित करेगी। तो अपने आश्वासन को यहाँ पर स्वीकृति देते हुए कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व के तौर पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और भाग लेने के लिए गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से ये लंदन जाते हैं। गांधी जी को यहाँ पर पहले किंग्स हॉल लंदन में ठहराया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से जाते हैं, जहाज का नाम पूछा जाता है तो एसएस राजपुताना। और जब ये पहुंचते हैं तो कहाँ इनको ठहराया जाता है, तो कहाँ ठहराया जाता है, तो किंग्सले हॉल जो लंदन में है यहाँ इनको ठहराया जाता है। भारत से रवाना होते समय मजदूर वर्ग ने गांधी जी का विरोध किया था। यह स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने लायक है और कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्जामों में इसे पूछा भी जा चुका है कि भारत से जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना होते हैं एसएस राजपुताना नामक जहाज से, तो इस दौरान गांधी जी का विरोध किया जाता है मजदूर वर्गों के द्वारा। तो भारत से रवाना होते समय मजदूर वर्ग ने गांधी जी का विरोध किया था। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में शामिल अन्य प्रमुख व्यक्ति होते हैं जैसे दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे भीमराव अम्बेडकर, महादेव देसाई, देवदास गांधी भी होते हैं इसमें, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, सरोजनी नायडू आदि। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के साथ अन्य कौन से व्यक्ति गए थे इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है किन व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। तो आपको ये सारे नाम याद होंगे तभी उन प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाएंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं गांधी जी और उसके अलावा जो अन्य व्यक्ति इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं उसमें मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट जो राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, भीमराव अम्बेडकर जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा भी अन्य व्यक्तियों में शामिल नाम है महादेव देसाई, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन और सरोजनी नायडू। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर या अर्धनग्न फकीर कहा था इसी दौरान। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रैंक मोरिस जो एक ब्रिटिश नागरिक था ने गांधी जी के बारे में इसी समय कहा था कि अर्धनग्न फकीर का सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य दिव्य प्रभाव डाल रहा है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब गांधी जी लंदन गए इसमें हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में, तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर या अर्धनग्न फकीर कहा था। फ्रैंक मोरिस जो ब्रिटिश नागरिक था इसने गांधी जी के बारे में इसी समय लिखा था कि अर्धनग्न फकीर का सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का जो दृश्य है वो दिव्य प्रभाव डाल रहा है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी जिसे गांधी जी ने अस्वीकार किया। और फिर बाद में हम देखते हैं पूना पैक्ट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गांधी जी इटली के पोत विंसटियाना से भारत वापस आए थे। तो किस जहाज से गए थे, तो एसएस राजपुताना से। और किस जहाज से वापस आए थे तो उसका भी नाम याद रखना, विंसटियाना नामक जहाज से ये भारत वापस आए। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, ये मुंबई में स्टेटमेंट देते हैं, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं एक इटली का पोत से विंसटियाना, और भारत पहुंचते ही मुंबई से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी कोई उपलब्धि निकल कर नहीं आती है। तो गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे मेरे भारतीयों ने सौंपा था उसे मैंने नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ हमने समझौता नहीं किया।
जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई उपलब्धि निकल कर नहीं आती है तो गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, जिसे हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो 4 जनवरी 1932 से स्टार्ट होता है और 7 अप्रैल 1934 तक चलता है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो डेट रखी जाती है वो 1930 से 1934 तक बीच में स्थगित किया जाता है गांधी इरविन समझौता होने के बाद, लेकिन फिर से इसे शुरू कर दिया जाता है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई उपलब्धि नहीं निकलती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 4 जनवरी 1932 को शुरू होता है और 7 अप्रैल 1934 तक ये चलता है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की असफलता, गांधी इरविन समझौते की अवहेलना, लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा कठोरता पूर्वक राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना आदि इन सब कारणों से गांधी जी पुनः द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करते हैं। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किए जाने का कारण क्या क्या था, अब इस तरीके का कंसेप्चुअल पेपर जब बनता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता, गांधी इरविन समझौते की अवहेलना, लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा कठोरता पूर्वक राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना आदि ये सब कारण होते हैं, जिसके चलते गांधी जी पुनः एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की घोषणा करते हैं। आंदोलन प्रारंभ होते ही कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किस दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उससे संपत्ति जब्त की जाती है, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आंदोलन की चरमावस्था पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पाषाण या जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं इसकी घोषणा करते हैं, जिससे आंदोलन की दिशा बदल जाती है। अंततः आंदोलन कमजोर होता है और इसे स्थगित किया जाता है 7 अप्रैल 1934 को। आगे हम इस सांप्रदायिक पहचान और कम्युनल अवार्ड पर चर्चा करेंगे। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इतिहास बताता है कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ये भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है गांधी जी के संबंध में। अगस्त 1931 में मुंबई में एक वार्ता के दौरान ये कहा था उन्होंने कि इतिहास बताता है गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन कोई स्तर नहीं उठाते हैं। बेसिकली इस दौरान गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच तनी तना देखी जाती है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखते हैं, जिसका गांधी जी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे अस्वीकार किया जाता है। उसी के चलते हम बाद में देखते हैं पूना पैक्ट वगैरह सारी घटनाएं होती हैं। तो गांधी जी के संबंध में भीमराव अंबेडकर क्या स्टेटमेंट देते हैं अगस्त 1931 में मुंबई में एक वार्ता के दौरान, कि इतिहास बताता है गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यवस्थित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है गांधी जी के बारे में उनके सांप्रदायिक पाषाण के विरोध में आमरण अनशन करने पर, राइट। तो दलित वर्गों का जब अलग प्रतिनिधि मंडल की बात होती है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो जिसे गांधी जी अस्वीकार करते हैं और उस संबंध में वो फिर आमरण अनशन भी करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी के बारे में उनके सांप्रदायिक पहचान के विरोध में आमरण अनशन करने पर स्टेटमेंट दिया जाता है कि भारत की एकता और इसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यवस्थित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। रचनात्मक कार्यों में जैसे उनके द्वारा छुआछूत या अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन करना, स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु खादी या चरखा का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा जो वर्तमान का आप स्वच्छ भारत मिशन देखे हैं, ये भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के प्रभाव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांधी जी भी स्वच्छता पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। कहा भी जाता है इनकी जीवनी, इनकी आत्मकथा जब हम पढ़ते हैं तो बातें निकल कर आती हैं कि गांधी जी अपना जो टॉयलेट है वो स्वयं साफ करते थे, ताकि लोगों के ऊपर ये पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़े कि अपने जो काम है वो स्वयं करना चाहिए और साफ सफाई जो है वो व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखे और उससे उत्पन्न जो बीमारियां होती हैं उनसे वो बच सके। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को जो होता है, इसके बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति हो गई। इसी समय गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन करते हैं पूना महाराष्ट्र में 30 सितंबर 1932 को। स्थान, डेट, सब चीज इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग किसके द्वारा
स्थापित किया जाता है गांधी जी के द्वारा। कब? तो 30 सितंबर 1932 को। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक कर दिया जाता है। हरिजन सेवक के संस्थापक पूछा जाता है तो आप गांधी जी बताएंगे। इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? घनश्याम दास बिरला। इसके महासचिव A.V. ठक्कर। 1933 में हरिजन सेवक संघ के द्वारा ही हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, बेसिकली गांधी जी के द्वारा, राइट। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा 1933 में इस हरिजन सेवक संघ से। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक गांधी जी, इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और महासचिव A.V. ठक्कर। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा पूरे 9 माह चली। इस यात्रा के दौरान लगभग गांधी जी के द्वारा 20,000 किलोमीटर चला गया था, याद रखिएगा। 7 नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए गांधी जी के द्वारा इस दौरान वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की जाती है और यह यात्रा पूरे 9 माह तक चलती है और इस यात्रा के दौरान लगभग गांधी जी 20,000 किलोमीटर चलते हैं। 15 जनवरी 1934 को बिहार में ये आए थे। भूकंप पर गांधी जी ने कहा था कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दंड है। हरिजन यात्रा के दौरान पुणे में गांधी जी पर बम भी फेंका गया था। तो हरिजन यात्रा से संबंधित ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। हरिजन यात्रा जिसमें गांधी जी 9 माह चले थे, नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक। इस यात्रा के दौरान गांधी जी 20,000 किलोमीटर चले थे और इसी यात्रा में गांधी जी के द्वारा बिहार में भी भ्रमण किया गया था। 15 जनवरी 1934 को बिहार आए थे और भूकंप पर गांधी जी ने कहा था कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दंड है। हरिजन यात्रा के दौरान पुणे में गांधी जी पर बम भी फेंका गया था। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण संगठन, संस्थाएं और पार्टियां दी गई हैं जिनके प्रमुख संस्थापक और वो किस वर्ष एस्टैब्लिश की गई, उनके नाम है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। जैसे विश्व भारती आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका गठन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 में किया गया था। हिंदू महासभा को स्टैब्लिश किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन को 1917 में सदाशिव अय्यर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। समाज समता संघ को किसने स्थापित किया था? भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में स्टैब्लिश होता है मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। दिल्ली में स्थापित ये गैर सरकारी संगठन रहता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग 1935 में स्टैब्लिश किया जाता है बाबू जगजीवन राम के द्वारा। अब यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है तो इसको आप मेमोराइज करते जाइए, याद करते जाइए। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास से लीग के बारे में पूछा जाएगा और ऑप्शन में बाबू जगजीवन राम होगा तो आपका वही सही उत्तर होगा। 1935 में स्टैब्लिश किया जाता है। 1926 में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं राव बहादुर MC राजा। भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल होते हैं और वो इस दौरान इससे इस्तीफा दे देते हैं और 1930 में अपनी स्वयं की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को स्टैब्लिश करते हैं मुंबई में। तो याद रखिएगा, नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का जो गठन किया जाता है MC राजा के द्वारा और उनके द्वारा इसकी पहली अध्यक्षता भी की जाती है। 1926 में यह है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा इससे इस्तीफा दे दिया जाता है और फिर ये स्वयं 1930 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ? मुंबई में। तो कभी आप देखते हैं ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कौन किया है, तो अगर वहां पर बिल्कुल डिफाइन हो 1926 में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तब आप MC राजा लगाएंगे। वैसी स्थिति में MC राजा ऑप्शन न हो और ऐसे सामान्य तरीके से आपसे पूछ लिया जाए बिना 1926 और नागपुर का जिक्र किए हुए कि किसके द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो वैसी स्थिति में आप क्या लगाएंगे? भीमराव अंबेडकर लगाएंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भीमराव अंबेडकर के संबंध में ही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। राव बहादुर MC राजा के संबंध में बहुत कम आपसे प्रश्न पूछा गया है। UPSC ने जो है यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा था और वहां पर भीमराव अंबेडकर जो है ऑप्शन में भी नहीं था, तो वैसी स्थिति में हमारे लिए राय बहादुर MC राजा उत्तर चुनना आसान भी हो गया था। तो याद रखिएगा 1926 में नागपुर में, ये भी मुंबई में ही है, यहाँ पर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया जाता है और MC राजा उसकी अध्यक्षता करते हैं। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इससे इस्तीफा दे दिया जाता है। देन 1930 में अपनी स्वयं की डिप्रेस क्लास एसोसिएशन या कह सकते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ? मुंबई में।
बहिष्कृत हितकांडी सभा 1924 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही स्टैब्लिश की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन आगे चलकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में तब्दील होती है, यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, जो 1942 में स्टैब्लिश होता है। बेसिकली ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का ही आगे चलकर बदला हुआ प्रारूप रहता है। फिर 1957 में ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनता है। तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जब ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, जिसे एमसी राजा के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, उससे इस्तीफा देकर स्वयं का अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मुंबई में स्टैब्लिश किया जाता है। ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ बनता है 1942 में। फिर आगे चलकर यही 1957 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनता है। महाड़ सत्याग्रह 1927 में होता है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और इस महाड़ सत्याग्रह के दौरान ही भीमराव अम्बेडकर ने मनु स्मृति जलाई थी। आपसे पूछा जाता है कि किस सत्याग्रह के दौरान मनु स्मृति जलाई गई, तो महाड़ सत्याग्रह के दौरान। महाड़ सत्याग्रह कब होता है? 1927 में। नेतृत्व कौन करता है इसका? भीमराव अम्बेडकर, राइट। पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन 1918 में होता है मुंबई में, बड़ौदा के राजा शिवाजी राव की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन मार्च 1918 में होता है मुंबई में, बड़ौदा के राजा शिवाजी राव की अध्यक्षता में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी ये 1936 में स्टैब्लिश होती है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनता है 1955 में, और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग को किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा, पुणे महाराष्ट्र में 1932 में। तो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं वो सब आपको याद रखने हैं। किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई और किस वर्ष की गई, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे। संकल्प बैच के बच्चों को जो भी ये नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है, वो इस नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस तरीके का नोट्स आपको कहीं मिलेगा नहीं। जो भी घटना होती है उस घटना के इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपके कोर फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, खासकर पीसीएस एग्जाम में, जो अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी या अदर एग्जामों में जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो सारी बातें हम यहाँ पर शामिल करते हैं, ताकि बीपीएससी किसी भी तरीके का प्रश्न कहीं से लेके आए वो आपका छूटे नहीं, और उसे आप सही करके अपना ये प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर पाए, राइट। अब हम आगे देखेंगे सांप्रदायिक पाषाण, जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। 16 अगस्त 1932 को होता है। भारतीय मताधिकार समिति या जिसे लिथियन समिति कहा जाता है, इसके आधार पर ये सांप्रदायिक पाषाण या कम्युनल अवार्ड होता है। आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, भारतीय मताधिकार समिति या जिसे हम लुथियन समिति कहते हैं, इसके आधार पर ये सांप्रदायिक पाषाण आता है 16 अगस्त 1932 को, जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू किया जाता है। दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में यहाँ पर मान्यता दी जाती है। हमने जब आपको भारत शासन अधिनियम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बताया था कि 1909 में जो मानव मिंटो सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909 आता है, उसमें मुस्लिमों के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी जाती है। देन 1919 का जो अधिनियम आता है, उसमें अन्य वर्गों को भी शामिल कर लिया जाता है। और इस सांप्रदायिक पहचान या जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी, दलित वर्गों पर भी लागू किया जाता है, और यहाँ पर दलितों को अल्पसंख्यक माना जाता है। मुसलमानों और सिखों के लिए यह व्यवस्था पहले से ही लागू थी, यानी सिखों के लिए 1919 के अधिनियम के तहत, और मुसलमानों के लिए भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचन पद्धति के रूप में उनको अलग से मतदाता सूची प्रोवाइड की जाती थी। अब यह व्यवस्था दलित वर्गों के लिए भी सांप्रदायिक पहचान या कम्युनल अवार्ड के तहत की गई, और इसका विरोध करते हैं गांधी जी। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में से कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। यानी जब पृथक निर्वाचन की बात की जाती थी, तो यहाँ पर एक अलग से मतदाता सूची जारी की जाती थी, और उसके मतदाता सूची में उसी वर्ग का व्यक्ति शामिल होता था, और उसी वर्ग के लोग ही उसको केवल वोट दे सकते थे। ये पूरा सिनेरियो था इस पृथक निर्वाचन पद्धति का, राइट। तो प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें यहाँ आरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था।
20 सितंबर 1932 को गांधी जी इस सांप्रदायिक पाषाण अधिनियम के विरुद्ध अपना आमरण अनशन करते हैं, यानी फास्ट अनटू डेथ। यानी जब तक उनकी बात को माना नहीं जाएगा, इस दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति है इसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक गांधी जी अनशन करते रहेंगे और अनशन करते हुए वो मर जाएंगे अगर उनकी बात को नहीं माना जाएगा। और ये अनशन करते हैं यारवाड़ा जेल में, राइट। तो गांधी जी सांप्रदायिक पाषाण के विरुद्ध अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ करते हैं। 20 सितंबर 1932 को शुरू करते हैं सियारवाड़ा जेल में। देन गांधी जी जब आमरण अनशन करते हैं तो आप जानते हैं गांधी जी उस समय भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रचलित नेता थे। ऐसे में उनके द्वारा आमरण अनशन किया जाना, समझ सकते हैं, भारतीय राजनीति में एक उथल पुथल वाला सिनेरियो बन जाता था। और गांधी जी के द्वारा कई बार जो है इस तरीके के आमरण अनशन किए गए, भूख हड़तालें की गई और उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर आए, क्योंकि इनकी लोकप्रियता, इनकी प्रभावितता इतनी ज्यादा थी कि इनकी अगेंस्ट जो है लोगों का बहुत लंबे समय तक खड़े रहना उस दौरान संभव नहीं हो पाता था। दिन पूना पैक्ट होता है, यारवाड़ा समझौता जिसे कहते हैं, ये होता है 24 सितंबर 1932 को। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सिराज गोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर के द्वारा और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो ये समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट, यारवाड़ा समझौता, डेट याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सिराज गोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास के इसके प्रयासों से और समझौता होने के बाद गांधी जी अपना आमरण अनशन समाप्त कर लेते हैं। समझौते में दलित वर्ग की ओर से हस्ताक्षर करते हैं भीमराव अंबेडकर और ये याद रखिएगा हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर करते हैं। गांधी जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी इस तरीके का काम तो करते थे लेकिन किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में अपनी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं रखते थे और इसी का परिणाम है कि ये समझौता तो गांधी जी अम्बेडकर के मध्य हुआ, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर हिंदुओं की ओर से गांधी जी ने नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय ने किया था। पूना पैक्ट के प्रमुख प्रावधान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाएगा और उनके लिए 71 के बदले अब 148 और कहीं कहीं 147 भी दिया गया होता है। तो अगर 148 ना हो तो आप 147 लगाइएगा। 147 और 148 दोनों आपके ऑप्शन में नहीं होंगे, अगर होते भी हैं तो आप पहली प्रायोरिटी देंगे 148, दूसरी प्रायोरिटी आपकी रहेगी 147। स्थान सुरक्षित रखे गए, मद्रास में 30 स्थान, बंगाल में भी 30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार और उड़ीसा में 18-18 सीटें जो हैं दलितों के लिए यहाँ पर आरक्षित रखी गई। तो बिहार स्पेशल हमें एग्जाम देना है तो बिहार वाला तो एटलीस्ट याद ही होना चाहिए कि पूना पैक्ट के मुख्य प्रावधानों में दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए जो पहले 71 सीटें सुरक्षित थी इस संख्या को बढ़ाकर 148 या 147 कर दी गई थी। इसमें बिहार में कितनी सीटें आरक्षित रखी गई, तो 18 थी, राइट। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्याओं में 18% की वृद्धि की गई थी। दलित वर्गों को सेवाओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसका भी प्रावधान किया गया था, राइट। यानी गांधी जी दलितों को इस हिंदू सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था ऐसे में जो भारत की जो सामाजिक एकता अखंडता है ये कहीं ना कहीं खंडित होगी। इसलिए गांधी जी दलितों, यानी जिसे गांधी जी ने हरिजन कहा था, इनके सामाजिक उत्थान के लिए, इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, एक तो इनकी राजनैतिक शक्ति को सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए उनके जो आरक्षित सीटें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही दलित वर्गों को सेवाओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी सामाजिक भेदभाव जो है उसको खत्म किया जाए और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की जाए और विधानसभाओं में 71 के बदले अब 148 या 147 स्थान सुरक्षित किए जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पूना पैक्ट के मुख्य प्रावधान आप याद रखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसके बाद देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अनइम्पॉर्टेंट हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। राजा मुंजे पैक्ट जो फरवरी 1932 में होता है, हम लोग पूना पैक्ट जब पढ़ ही रहे हैं तो अब राजा मुंजे पैक्ट भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी किसी किताबों में मिलेगी नहीं। जब आप
घटना चक्र पूर्वालोकन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस के यूपीएससी क्वेश्चन लगाते हैं, तब आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जहां से क्वेश्चन जो है आयोग बार बार बनाता है और आपको लगता है कि ये कहाँ से आ गया है, राइट। तो राजा मुंजे पैक्ट फरवरी 1932 को होता है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष एमसी राजा और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बीएस मुंजे के बीच में हिंदू व दलित वर्गों के संयुक्त निर्वाचन मंडल हेतु ये पहला समझौता था। भीम अम्बेडकर ने इसका समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल यानी दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की बात नहीं की गई थी। तो राजा मुंजे पैक्ट फरवरी 1932 को होता है। एमसी राजा जो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हैं, हिंदू महासभा की तरफ से बीएस मुंजे के बीच ये समझौता होता है, इसलिए हम इसे राजा मुंजे पैक्ट या राजा मुंजे समझौता भी कहते हैं। हिंदू व दलित वर्गों के बीच ये संयुक्त निर्वाचन मंडल हेतु पहला समझौता होता है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस राजा मुंजे पैक्ट का समर्थन नहीं किया गया क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी, राइट। और भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग भी रखी थी और इस पर फिर हम देखते हैं बड़ा लंबा चौड़ा विवाद होता है। गांधी नेहरू पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बाद में पूना पैक्ट या यारवाड़ा समझौते के तहत इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडलों में अतिरिक्त सीटें सुरक्षित करके उनकी संख्याओं को बढ़ाकर सेवाओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनके उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान करके। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक होता है। कांग्रेस के द्वारा इस सम्मेलन का भी बहिष्कार किया जाता है। तो कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था जिसका एकमात्र प्रतिनिधित्व थे गांधी जी। उसके अलावा कांग्रेस ना तो पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेती है ना तो दूसरे, यानी माफ कीजिए, यानी पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलनों का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेती है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं गांधी जी, यानी गांधी जी एकमात्र व्यक्ति होते हैं कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेने वाले। अभी पूरा हमने उसका सिनेरियो पढ़ा और उसको समझा भी था, राइट। अब आगे देख लेते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित। इसकी अनुशंसा मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित हुई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना। तो 1935 का जो आधार है बेसिकली यही तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो भी प्रावधान निकल कर आए, जो भी अनुशंसाएं की गई, उसे मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया था जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया था। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना, जो तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं तो तीन गोलमेज सम्मेलन में हमने आपको बताया कि पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस हिस्सा लेती है और जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी करने हमने पढ़ा वो लंदन जाते हैं और उनके साथ भी अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं। वो सारी बातें हमने देख ली हैं। सभी गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें भीमराव अम्बेडकर रहते हैं जो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तेज बहादुर सप्रू रहते हैं जो उदारवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। नारायण मल्हार जोशी जिन्हें हम नाना साहब जोशी के नाम से भी जानते हैं, ये श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और इसके अलावा राधाबाई सुब्रमण्यम और बेगम आरा शहनवाज जो महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं। ये सभी व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं। आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तेज बहादुर सप्रू भी सभी गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी लेते हैं, भाग लेते हैं और ये उदारवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। नारायण मल्हार जोशी जिन्हें नाना साहब जोशी के नाम से जाना जाता है, ये श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। राधाबाई सुब्रमण्य और बेगम आरा शहनवाज इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया जो महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, राइट। तो इतनी घटनाएं हमने आज पढ़ी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी रिविजन समझौता, तीनों गोलमेज सम्मेलन, सब यहाँ पर हमने डिटेल में देखा। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर दी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रिलेवेंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं और घटना चक्र से आप अभ्यास कर लेते हैं, हमारे संकल्प बैच में जुड़कर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की स्थिति में होंगे। अब आगे हम लोग
इस पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। आप लोग 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं इस संकल्प बैच 2.0 में, जिसकी एक नॉमिनल फीस है और इसमें सारी बातें शामिल हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको प्रीलिम्स मेंस एग्जाम क्लियर कराने और फाइनल आपको एक अच्छी रैंक के साथ सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। विशेषताएं क्या है संकल्प बैच 2.0 की? रिकॉर्डेड क्लासेज हैं यहाँ पर, एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ नोट्स दिए जाते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज। मेंस टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल फुल लेंथ दोनों टेस्ट हैं। टेस्ट होने के बाद उनकी कॉपी चेक करना, उनके मॉडल आंसर प्रोवाइड कराना और 1 to 1 आपको मेंटरशिप यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। पढ़ाई से संबंधित कभी भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। डेली टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं एक शेड्यूल बनाकर, ताकि प्रीलिम्स से पहले पहले आपका पूरा प्रीलिम्स तैयार हो जाए, पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आपके टेस्ट हो जाए, आप अभ्यास कर लें ताकि आपका पीटी क्लियर हो। और साथ ही साथ हम मेंस प्रोग्राम को भी लेकर चल रहे हैं ताकि आपका मेंस भी प्रिपेयर हो जाए और प्रीलिम्स के बाद जो भी सेक्शन बचेगा उसको हम लोग अच्छे से कर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग अच्छे से मेंस को भी प्रिपेयर कर ले और अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए। तो अल्टीमेट आपको इस बैच से जुड़ना है। एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर दिया गया है 6306473800। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस पर आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे, आपको यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इसी नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें ताकि उन्हें भी इन क्लासेस का फ़ायदा हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। जब तक आपका 71 बीपीएससी मेंस एग्जाम नहीं हो जाता, एटलीस्ट कम से कम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए उसे ज्वाइन करके रखें। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।